कर रहे हैं। jQuery एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। नहीं, ये लास्ट प्रोजेक्ट होगा आपका, ठीक है, इसके बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इससे आप सीखेंगे काफ़ी कुछ। jQuery है हमारे पास, ये जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है, ठीक है। मतलब हमने इस पे बनी बनाई जैसे लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ना, बना बनाया कोड, ये उस तरह से होगी। एक बना बनाई हमारे पास लाइब्रेरी होगी जिसे हम अपने प्रोग्राम में एम्बेड कर लेंगे और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। हमें इसके लिए पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इसको यूज़ करना आना चाहिए इस लाइब्रेरी को। जैसे होते हैं ना, आप बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लेते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कॉल करने के लिए आपको फंक्शंस के नाम पता होने चाहिए और किस लाइब्रेरी से कॉल करने हैं ये भी पता होनी चाहिए। ये चीज़ें पता होंगी तो आप वो फंक्शन कॉल कर सकते हैं। प्लस वो फंक्शन क्या काम करता है, कितने पैरामीटर्स लेता है, रिजल्टेंट आपको क्या देता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही jQuery में भी आपको पूरा कोड नहीं लिखना होता, फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी होती, जस्ट इसके एक्शंस को कॉल करना होता है, ठीक है। इसके एक्शंस को कॉल करना होता है और उसके लिए पता होना चाहिए हमें कि क्या काम करने के लिए कौन सा एक्शन है, वो कैसे काम करता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। jQuery लाइट वेट का मतलब ये है कि आप कम कोड लिख के ज़्यादा काम करा सकते हैं, ठीक है। कम कोड लिखें और ज़्यादा काम कर लें। jQuery ने जावास्क्रिप्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, हमें लॉट ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता, बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ एक लाइन सिंगल स्टेटमेंट से हम करवा सकते हैं। और jQuery ने जो एजेक्स की हमें फैसिलिटी दी है कि jQuery के थ्रू हम एजेक्स कॉल भी कर सकते हैं। एजेक्स होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इसमें हम विदाउट रिफ्रेशिंग होल पेज, ठीक है, हम पेज के कंटेंट्स अपडेट कर देते हैं। यानी हम डेटाबेस से जब डाटा लेके आते हैं ना, तो हमारा पूरा पेज रिफ्रेश होता है एक दफ़ा। तो वो किए बगैर, यानी अगर आपके इस हिस्से पे कंटेंट अपडेट होना है तो बजाय ये कि पूरा पेज रिफ्रेश हो, हमारा एक वो पर्टिकुलर हिस्सा या वो पर्टिकुलर डिव ही रिफ्रेश होती है। डेट्स ये एजेक्स टेक्निक होती है, एजेक्स। तो jQuery के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, हम HTML और DOM की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी वी कैन हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं, उनके कंटेंट्स, उनके एट्रीब्यूट्स, यानी ये काम हमने अभी जावास्क्रिप्ट एडवांस में खुद करना सीखा था। यही काम हम jQuery के थ्रू भी करवा सकते हैं। हम CSS चेंज कर सकते हैं, हम इवेंट्स लगा सकते हैं, हम इफेक्ट्स और एनिमेशंस लगा सकते हैं और jQuery के थ्रू ही हम एजेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एजेक्स, ये एजेक्स वाला काम हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटाबेसेस को पढ़ने के बाद फिर ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे jQuery का, ठीक। तो jQuery को अपने कोड में यूज़ करने के दो तरीके हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास jQuery.com जो है वेबसाइट है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं jQuery की लाइब्रेरी को, ठीक है। आप सिंपली गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें jQuery.com और आपके पास जो पहली ही वेबसाइट आएगी वो jQuery की आ जाएगी, jQuery.com। यहाँ से आप इसे जो है ना, ये इनकी वेबसाइट है, आपके सबसे सामने यहाँ फ्रंट पे लिखा हुआ है डाउनलोड jQuery। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास jQuery के डिफरेंट वर्जन जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। jQuery के इस टाइम पे यहाँ पे दो वर्जन अवेलेबल हैं, एक कंप्रेस्ड और एक अनकम्प्रेस्ड। देखें, कंप्रेस्ड वर्जन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, अनकम्प्रेस्ड फॉर डेवलपमेंट। ये कंप्रेस्ड वर्जन है, इसमें कोड जो है ना वो उसका साइज़ कम है, ठीक है। तो वो उसे जो है ना आप कह लें कि कंप्रेस किया गया है कोड को। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट लाइव करनी हो, ठीक है, यानी सर्वर पे रखनी हो, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसका साइज़ कम होता है। और जब हम अभी अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो हम फिर ये वाला वर्जन यूज़ कर लेते हैं, ये अनकम्प्रेस्ड है। फ़र्क इतना सिर्फ ये होता है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसका साइज़ कम होता है और इसके अंदर जो कोड है वो रीडेबल होता है, मतलब हम उसे रीड कर सकते हैं। इसमें जो कोड होता है वो मतलब उस तरह से हमारे लिए रीडेबल नहीं होता क्योंकि वो कंप्रेस्ड हुआ हुआ कोड होता है। तो ये दोनों अवेलेबल हैं, आप यहाँ ये डाउनलोड कर लें या ये। आप इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसे जो है वो
जहाँ पे भी आपने अपना jQuery का प्रोजेक्ट रखा हुआ है, आप इसे वहीं सेव कर लें, ठीक है? ये ऐसे फाइल को सेव कर लें। ये बिल्कुल ऐसे फाइल आ जाएगी, इसका नाम होगा कुछ और आगे लिखा होगा, एक्सटेंशन होगी .js और आपको पता है .js हम किस चीज़ की एक्सटेंशन रखते थे? हम जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल की एक्सटेंशन रखते थे। तो ये जावास्क्रिप्ट की ही एक एक्सटर्नल फाइल बनेगी और फिर हम उसी तरह से इसका लिंक लगाते हैं अपने पेज के ऊपर जाके, ठीक है? या दूसरा तरीका, यानी एक तो तरीका ये आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप इसका जो है ना वो लिंक लगा लें, बिल्कुल इस तरह से ऐसे, ठीक है? हेड के अंदर आप लिखें स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू इसका नाम ये होगा jQuery 3.3 ये इसके वर्जन का नंबर है .js, ठीक है? आप इस तरह से ये लगा लें, ठीक है? आपने डाउनलोड की है और वहीं पड़ी हुई है जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है, तो आपने जस्ट इसका नाम लिखा स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू दिस, ठीक? एक तो ये मेथड है आपके पास। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डाउनलोड ना करें बल्कि इसको ऑनलाइन ही यूज़ कर लें, ठीक है? उसे कहते हैं हम, यानी डाउनलोड ना किया जाए बल्कि ऑनलाइन ही यूज़ कर लिया जाए, उसे कहते हैं हम इसका CDN यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है? ये एक सिस्टम है, ठीक है? जो कि मुख्तलिफ वेब पेजेस को कंटेंट डिलीवर करता है, ठीक है? बजाय ये कि हम इसे डाउनलोड करें, ये पहले ही ऑनलाइन पड़ी हुई है ना किसी सर्वर पे और हमारी वेबसाइट भी ऑनलाइन होगी, तो हमने ज़रूर इसको डाउनलोड करना है। अगर हमारी वेबसाइट ऑनलाइन ही यूज़ होनी है, तो ये वहाँ से कंटेंट्स पिक कर लेगी CDN से, ठीक है? उसके लिए हमारे पास जो CDNs अवेलेबल हैं, हमारे पास यहाँ पे ये देखें jQuery विद CDN ये, और हमारे पास जो है ना वो CDN गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी, यानी गूगल भी हमें प्रोवाइड कर रही है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप गूगल पे क्लिक करें तो ये आपको गूगल के CDNs पे ले जाएगा ये, तो ये गूगल का CDN है, यानी गूगल कहता है कि ये जो पाथ है ना सारा, ये यहाँ इस पाथ पे हमारी jQuery की फाइल यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल इस पाथ पे पड़ी है, jQuery इस पाथ पे पड़ी है। हमें क्या करना होता है, बस जो है वो यहाँ से ये उठा लेना है, ठीक है? आप इतना पिक कर लें, यहाँ से इसको कॉपी कर लें और इसको अपनी फाइल के अंदर आप जो है ना हेड सेक्शन के अंदर लिख लें, मतलब जहाँ पे आपने ये लिखा था ना वहाँ ये लिख लें। अब ये देखें, अगर आप इस पाथ को ज़रा गौर से देखें तो इस पाथ के अंदर क्या लिखा हुआ है, सोर्स http.ajax.com, ये ऑनलाइन एक वेबसाइट का एड्रेस है और उसके अंदर ये वही फाइल पड़ी हुई है jQuery.main.js, ठीक है? तो ये ऑनलाइन यहाँ पे पड़ी हुई है फाइल। तो ऑनलाइन यूज़ करना हम कहलाते हैं, ये ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू CDN डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, गूगल प्रोवाइड कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? और हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं jQuery.com वेबसाइट से, ठीक है? उसके बाद jQuery का जो सिंटेक्स है ना हमारे पास, यानी अब jQuery का कोड लिखना कैसे है, हमने ये तो था कि हम उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर jQuery का सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है, ठीक है? सिंटेक्स है इसका ये, $साइन से स्टार्ट होता है हमेशा, मतलब $साइन रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ jQuery का कोड लिख रहे हैं, ठीक? $साइन, फिर आपने अपना ना सिलेक्टर लिखना है अंदर। सिलेक्टर का मतलब क्या है? वो HTML का एलिमेंट जिसे आपने सिलेक्ट किया है jQuery अप्लाई करने के लिए, ठीक है? कौन सा HTML का एलिमेंट जिसे आपने सिलेक्ट किया है jQuery अप्लाई करने के लिए, ठीक? वो सिलेक्ट करें। फिर डॉट एक्शन, ये एक्शन क्या है? ये jQuery का फंक्शन जो आपने कॉल किया है, ठीक है? बिल्ट इन फंक्शन जिसे आपने कॉल किया। देखें, सिलेक्टर अपना उठाएं और फंक्शन का नाम लिखें, बस और कुछ भी नहीं है इसका कोड। सिलेक्टर और एक्शन, सिलेक्टर और एक्शन, ठीक है? बस ये दो ही चीज़ें हैं इसमें, सिलेक्टर लिखें और एक्शन लिखें, ठीक है? और ये $साइन का मैंने आपको बताया कि डिफाइन करता है कि jQuery है, सिलेक्टर मतलब HTML का एलिमेंट, एक्शन मतलब आप jQuery का में क्या परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कुछ सैंपल यहाँ पे बताए हुए हैं, $साइन दिस डॉट हाइड। अब दिस जो है ना इसमें, वो आपका वो शो कर रहा है करंट HTML का एलिमेंट, जिस एलिमेंट के अंदर इस टाइम पे आप मौजूद हैं। जैसे आप बटन के क्लिक पे jQuery का कोड कॉल करते हैं, तो वो बटन क्या होगा? वो आपका दिस होगा, मतलब उसके अंदर आप इस टाइम पे मौजूद हैं। तो दिस आपका वो करंट एलिमेंट, ये सिलेक्टर बन गया। डॉट हाइड, वो करंट एलिमेंट हाइड हो जाएगा। $साइन p डॉट हाइड मतलब p आपका सिलेक्टर, मतलब ऑल पैराग्राफ्स,
ऑल पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया और हाइड कर दिया, ठीक है। पी सिलेक्टर और हाइड एक्शन। फिर डॉट टेस्ट मतलब ऑल एलिमेंट्स विद क्लास टेस्ट, यानी HTML के सारे टैग्स जिनकी क्लास टेस्ट है उनको हाइड कर दिया जाए। देखें सिलेक्टर पहले जो चीज सिलेक्ट करनी है डॉक्यूमेंट से, देन एक्शन, ठीक है। अब हाइड कैसे होगा हमें नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोड तो जावा ये jQuery के अंदर लिखा हुआ है, इसका कोड कैसे हाइड करना है, ठीक है। हमने जस्ट ये फंक्शन कॉल किया हाइड का, इसको एक्शन बोलते हैं jQuery में। फिर हैश टेस्ट मतलब HTML के एलिमेंट में से ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी टेस्ट है वो, अगेन इसमें अगर दो चीज़ों की आईडी टेस्ट है तो पहली ही अप्लाई होगी, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, ठीक है। jQuery जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, ठीक। फिर jQuery का कोड ये जो हम लिखते हैं ना, ये वाला कोड, ये वाला, ये हम रेडी इवेंट के अंदर लिखते हैं, यानी ये किसी ना किसी इवेंट के अंदर लिखा जाता है। तो बेहतर होता है कि हम रेडी इवेंट के अंदर लिखें। रेडी इवेंट का मतलब क्या है, देखिए इसका सिंटैक्स भी वही है। सिंटैक्स देखिएगा, $, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्टर, डॉट रेडी, रेडी आपका फंक्शन और यानी एक्शन, और इसके अंदर ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये फंक्शन आपका, इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अच्छा मैं एंड पे लगाती हूँ, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि जब ये वाला काम हो जाएगा, यानी इतना काम हो जाएगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम jQuery का कोड लिखते हैं। ये हम क्यों लिखते हैं, यानी जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो jQuery का कोड कॉल हो। दैट्स मीन रेडी होने का मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंट फुली लोड हो जाए, फुली लोड हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर एक वेब पेज जब ओपन होता है, अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लोड होता है, ख़ास तौर पे जब उसके ऊपर कोई हैवी पिक्चर्स या कोई वीडियो हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोड हो रही होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पेज लोड होने से पहले ही jQuery का कोड चल जाए और हम एक ऐसे इमेज का साइज चेंज कर रहे हैं jQuery में जो कि अभी पेज के ऊपर लोड ही नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वेट करना चाहिए jQuery के कोड को अनटिल कि आपका डॉक्यूमेंट फुली लोड ना हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्राइंग टू हाइड एन एलिमेंट दैट इज नॉट क्रिएटेड येट, आप एक ऐसे एलिमेंट को jQuery में हाइड कर रहे हैं जो कि अभी क्रिएट ही नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर है कि jQuery का कोड आप रेडी इवेंट के अंदर लिखें, ताकि जब आपका पेज फुली लोड हो जाए तो तब आपका jQuery जो है वो कोड जो है वो तब चले, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन सेलेक्टर्स की बात करेंगे कि ये सेलेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। देन फिर हम एक्शंस पे आ जाएंगे कि एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्योंकि इसका सिंटैक्स दो ही है, सिलेक्टर और एक्शन, तो पहले हम सिलेक्टर सीख लेते हैं और फिर एक्शन सीख लेते हैं कुछ। सिलेक्टर हमारे पास जो है हनी, हम क्या चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। कौन सी चीज़ हम पिक कर रहे हैं, हम इनको पिक कर सकते हैं टैग के नेम से, उनकी आईडी से, उनकी क्लासेस से, उनकी एट्रीब्यूट से, प्लस एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर वैल्यूज से, ठीक है। इन तमाम चीज़ों से हम पिक कर सकते हैं और इसको हम सिलेक्टर्स को लिखते हैं $, और अंदर ब्रेसेस के अंदर हम सिलेक्टर लिखते हैं। जैसे ये देखें, ये एक सिलेक्टर लिखा हुआ है, जैसे $P है, इसका मतलब है ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट होना। अब इसमें कोड हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए jQuery का। अब इन 3 लाइनों को जरा चेक कीजिएगा, सिलेक्टर एक्शन, सिलेक्टर एक्शन, सिलेक्टर और एक्शन, तीनों लाइंस का सिंटैक्स सेम है, एक ही सिंटैक्स है, सिलेक्टर एक्शन। अब ये चल कैसे रही है, डॉक्यूमेंट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो फंक्शन कॉल हो। वो फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन कहलाता है कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन कॉल हो। वो फंक्शन क्या करे, $बटन डॉट क्लिक, जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो, वो क्या करे, $P डॉट हाइड, ऑल पैराग्राफ्स को हाइड कर दे। यानी जब आपका पेज लोड हो जाएगा, फिर आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑल पैराग्राफ्स हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऑल पैराग्राफ्स, इसमें आपका ये भी सिलेक्टर है, ये भी सिलेक्टर है और ये भी आपका क्या है, सिलेक्टर, ये तीनों आपके सिलेक्टर हैं, ठीक। इसी तरह इस लाइन में देखें तो यहाँ पे सिलेक्टर आपका चेंज हो गया है। अब आपने वो हैश टेस्ट आईडी यानी किसी पर्टिकुलर आईडी को सिलेक्ट किया है, आईडी सिलेक्टर। इसी तरह आपका सिलेक्टर क्लास भी हो सकती है, कोई डॉट टेस्ट जैसे क्लास को आपने सिलेक्ट किया।
ये आपके सारे सिलेक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे $स्टार, तो दैट्स मीन आप ऑल एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है। यही स्टार का मतलब CSS में भी यही होता था ना कि आप ऑल एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं, ऑल टैग्स को। यहाँ पे जावा jQuery में भी अगर आप जो है वो $स्टार लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑल टैग्स को पिक कर रहे हैं। $this लिखते हैं तो इसका मतलब है आप करंट टैग को पिक कर रहे हैं जिसके अंदर आप इस टाइम पे मौजूद हैं, ठीक है। उस टैग की बात हो रही है। p.intro का क्या मतलब है? अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है ऑल पैराग्राफ्स जिनकी क्लास इंट्रो है, ठीक है। ऑल पैराग्राफ्स जिनकी क्लास इंट्रो है। और अगर मैं जस्ट डॉट इंट्रो लिखूंगी तो इसका क्या मतलब होगा? तमाम टैग्स, तमाम ऐसे टैग्स जिनकी क्लास इंट्रो है, ठीक है। p लिखा तो ऑल p के ऐसे टैग्स जिनकी क्लास इंट्रो है। p: फर्स्ट लिखा तो इसका मतलब है ऑल पैराग्राफ्स में से पहला पैराग्राफ, ठीक है। पहला पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ्स में से जस्ट पहला वाला पैराग्राफ। ULLI फर्स्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है select the first li of the first UL, ठीक है। फर्स्ट जो अगर अनऑर्डर लिस्ट जितनी भी है ना उसमें से जो पहली अनऑर्डर लिस्ट है ना उसका पहला लिस्ट आइटम, ठीक है। पहली अनऑर्डर लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम। फिर ULLI फर्स्ट चाइल्ड, इसका क्या मतलब होता है? सिलेक्ट द फर्स्ट LI ऑफ एवरी UL, ठीक है। इसका मतलब है पहली अनऑर्डर लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम। इसका मतलब है हर अनऑर्डर लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम। अगर 3 अनऑर्डर लिस्ट हैं तो उनके पहले लिस्ट आइटम के ऊपर ये एक्शन अप्लाई होगा जो भी आप लिखेंगे, क्योंकि अभी तो आप जस्ट सिलेक्टर सीख रहे हैं। फिर $HREF और HREF को देखें किस ब्रैकेट में? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट की जब भी बात होती है तो डेट्स मीन हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट HREF, अब ये एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद एन HREF एट्रीब्यूट। तमाम ऐसे टैग्स जिनके अंदर HREF एट्रीब्यूट है या सेट किया आपने, वो सारे टैग सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के थ्रू भी आप चीज़ों को पिक कर सकते हैं। देन उस एट्रीब्यूट की पर्टिकुलर वैल्यू से भी पिक कर सकते हैं। अब ये देखें, सिलेक्ट, ये सिलेक्टर क्या है? ए, तमाम एंकर के टैग जहां पे टारगेट ब्लैंक सेट है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ टारगेट तक लिखते हैं तो इसका मतलब है तमाम ए के टैग्स जिनके अंदर टारगेट सेट है। अब टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, तमाम ऐसे ए के टैग्स जिनके अंदर टारगेट ब्लैंक सेट है। अब देखें, आउटर जो है हमारे पास वो डबल कोट्स हैं और इनर जो है हमारे पास वो सिंगल कोट्स हैं, ठीक है। ये ख्याल रखना है आपने कि अगर आपने आउटर में डबल यूज़ किए हैं तो इनर सिंगल यूज़ करें, और अगर आप आउटर सिंगल यूज़ करें तो इनर डबल। दोनों सेम नहीं रखने, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप दोनों में एक जगह एक जैसे रखेंगे तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग कंसिडर होगी, जो कि प्रॉब्लम बनता है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये यूज़ करना है। ये मतलब तमाम ए के टैग्स जिनके अंदर टारगेट ब्लैंक सेट है वो सारे टैग सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है। अब ये तमाम ए के ऐसे टैग जिनके अंदर टारगेट ब्लैंक नहीं है, यानी ब्लैंक के अलावा कुछ है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, ठीक, वो वाले सारे टैग सिलेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट वेट कीजिए। और ये इसमें हमारे पास है ऑल बटन एलिमेंट्स। देखिए अक्सर में हमने लिखा हो ना, बटन हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, टैग हम बटन इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपने बटन का टैग लगाया है या टाइप इक्वल टू बटन लिखी है तो उस तरह वो सारे पिक हो जाएं, ठीक है। और TR इवन का मतलब है कि ऑल TRs के टैग्स जो कि इवन है, ठीक है, यानी ऐसा समझ लें ऑल इवन रोज। TR ऑड का मतलब है ऑल ऑड रोज आप क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ सैम्पल सिलेक्टर्स हैं और मोस्टली इन्हीं में से ये सारे भी यूज़ नहीं होते हम, ठीक है। मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर टैग्स को क्लास के थ्रू, ID के थ्रू पिक करते हैं या किसी एट्रीब्यूट के थ्रू भी पिक कर सकते हैं।
इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं सिलेक्टर पिक करने में। समझ भी आ रही है कि नहीं? यस मैम, आ रही है। यस मैम, समझ आ गई। अच्छा, ठीक है। आप ये कोड जो है जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो अपनी फाइल में भी जेक्यूरी का कोड अपनी फाइल में भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जेक्यूरी का कोड किसी एक्सटर्नल फाइल में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड हम एक्सटर्नल फाइल में भी लिख सकते थे। उसके लिए बस इतना होगा कि आपको जेक्यूरी का पाथ भी देना पड़ेगा, और आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसमें आप ये कोड लिख रहे हैं उसका भी पाथ देना पड़ेगा, मतलब वो दोनों आपको लिंक लगाने पड़ेंगे हेड सेक्शन में। ये अब ऑनलाइन सीडीएन का लिंक लगाया हुआ है, और ये अपनी फाइल का लिंक लगाया है जिसमें हमारा जेक्यूरी का कोड है। या आप चाहें तो जेक्यूरी का कोड एचटीएमएल की फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक सैम्पल कोड आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कैसे लिखा जाता है। ये हाइड वाला, क्योंकि हाइड हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं पहले इस कोड को चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग कर कैसे रहा है। अब इसमें 2 डिफ लगे हुए हैं, एक डिफ लगा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो आई एम हेयर, दूसरा डिफ लगा हुआ है इसके अंदर भी लिखा हुआ है हेलो आई एम हेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हेड सेक्शन में देखें, ये पूरा वो ऑनलाइन सीडीएन लगा हुआ है। ठीक है, एक मिनट से हॉस्पिटल। तो ये जो है ये ऑनलाइन वो सीडीएन का पाथ ही है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद देखें स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने जेक्यूरी का कोड लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, तो इसे भी जहाँ पे आपने लिखना है हेड या बॉडी में स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही लिखना है। नेक्स्ट सबसे पहले लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए $div.click। अब सिलेक्टर हमारा क्या है, div, ये 2 div है। जब div के ऊपर क्लिक हो तो दिस डॉट हाइड, अच्छा ये हमने नहीं ना पढ़ा अभी के किस स्पीड से, हमने डायरेक्ट अभी हाइड भी नहीं पढ़ा, लेकिन हाइड एक्शन है। दिस जिस डिव के, अगर मैं इस डिव के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरा करंट होगा, ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मेरा करंट होगा। ठीक है, क्योंकि दिस लिखा हुआ है ना, तो दिस डॉट हाइड मतलब के पर्टिकुलर वही हाइड हो जाए। अब इस कोड को अगर हम रन करें तो पहले मैं नीचे वाले डिव के ऊपर जिसके साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक किया वो हाइड हो गया। फिर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करती हूँ, वो हाइड हो गया। मतलब करंट की बात हो रही थी ना, तो जिस एलिमेंट के ऊपर काम हो रहा है वही एलिमेंट हाइड होगा। और अगर मैं यहाँ पे दिस की बजाय लिखती ना डिव, ऑल डिव्स हाइड हो जाएं, ठीक है, तो पता है मतलब मैंने अपना सिलेक्टर चेंज कर लिया ना, तो अब मैं किसी भी डिव पे क्लिक करूंगी ना तो सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, सारे ये सिलेक्टर्स मैं जो भी लगाऊंगी वही सिलेक्टर जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। और हम पढ़ भी अभी सिलेक्टर ही रहे हैं ना, तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ कंट्रोल एस से, और इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैं सेकंड पे क्लिक करूंगी और दोनों हाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सिलेक्टर यहाँ पे चेंज कर लिया कि जब भी डिव पे क्लिक हो तो सारे डिव हाइड हो जाएं। पहले क्या लिखा हुआ था, दिस से क्या हो रहा था, करंट, यानी जिसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं जस्ट वही हाइड होता था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सुन रहे हैं मुझे? नो यस प्रॉब्लम। मैम, समझ आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सिलेक्टर्स के, ऐसे हम पिक करते हैं अपने सिलेक्टर्स। अब हमने अपने एक्शंस याद करने हैं बस, यानी इसमें वैसे कोड नहीं, पूरा कोड नहीं लिखा जाता, बस हमने एक्शन और हर एक्शन का काम क्या है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्लाइड्स में तो हम इसके बहुत सारे एक्शन हैं। ठीक है, वो सारे नहीं हम पढ़ सकते, हम चंद एक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जे क्यूरी बहुत ही जो है ना वो एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। वो काम जो हम जो है ना जिनके लिए हम कोड्स नहीं लिख सकते, वो हम जस्ट सिंगल लाइंस में वो काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाली एक लैंग्वेज है। ख़ास तौर पे जब भी आपने डायनामिक वेब पेजेस बनाने हों, अट्रैक्टिव पेजेस बनाने हों, तो आप जे क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। तो आपका बहुत सारा काम जो है वो जे क्यूरी के थ्रू हो जाता है। आपको इस फ़ायदा यही होता है कि कम कोड लिख के ज़्यादा काम कर सकते हैं आप। फिर आ जाते हैं जे क्यूरी के इवेंट्स। जैसे अभी हमने लिखा था ना उसका कोड कि जब उसके ऊपर क्लिक हो बटन,
तो बटन मेरा एक्शन भी कहलाता है और बटन एक्चुअल में मेरा इवेंट भी कहलाता है, इवेंट। तो हम पहले वो वाले एक्शंस पढ़ेंगे जो एज अ इवेंट काम करते हैं, वो एक्शन जो एज अ इवेंट काम करते हैं, ठीक है। यानी बटन के ऊपर कोई क्लिक हो, जैसे ही कोई काम हो, कोई भी इवेंट हो और उसके बैकग्राउंड पे हमने कोई काम लिखा हुआ हो, की प्रेस होती है, की माउस अप होता है, ये वो सारे इवेंट्स आपको याद होंगे जो हमने इसमें से कुछ हमने जावास्क्रिप्ट में भी किए थे, क्लिक, की प्रेस, ऑन चेंज, ठीक है। कुछ इवेंट्स हम यहाँ पे जेक्यूरी के अंदर भी ये वाले करेंगे। जैसे सबसे पहला इवेंट तो रेडी है और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है। अगला इवेंट है क्लिक। क्लिक का भी हमें पता है, अभी हमने देखा कि जब हम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करें तो कोई काम हो, जैसे अभी हमने डिव के ऊपर क्लिक किया था। इस तरह से जो भी सिलेक्टर होगा, आपका कोई भी सिलेक्टर हो, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो काम होगा, चाहे वो सिलेक्टर आपने जो मर्जी यहाँ पे लिखा हुआ, बटन पे क्लिक हो, एट्रीब्यूट्स का सिलेक्टर हो कोई के HREF वाला, उसके ऊपर क्लिक करें, मतलब जो भी आपका सिलेक्टर होगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसके ऊपर कोई सा भी काम कर सकते हैं। इस तरह ये आपके पास डबल क्लिक है। डबल क्लिक इसका मतलब है जब आप माउस का 2 दफा क्लिक करेंगे तो तब ये एक्शन परफॉर्म होगा। पैराग्राफ के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से माउस एंटर। माउस एंटर का मतलब है जब आप इसके ऊपर इसके एरिया, जितना आप इसका एरिया है ना, उसके अंदर माउस एंटर करेंगे। जैसे आप हॉवर नहीं करते, हॉवर और माउस एंटर तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन हॉवर में ये होता है कि माउस आने पे काम होता है और जाने पे वो काम खत्म हो जाता है। तो ये माउस एंटर, जब आप माउस लेके आएंगे तो तभी काम होगा, ठीक है। इसी तरह माउस लीव। माउस लीव जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया से माउस वापस लेके जाएंगे। और माउस एंटर और माउस लीव एक्चुअल में दोनों मिलके हॉवर बनाते हैं, हॉवर, ठीक है, हॉवर इवेंट। और यहाँ पे ये माउस एंटर और माउस लीव है, ठीक है। और हॉवर जो था वो CSS में था, यानी जैसे ही आप माउस लीव करें तो आपको यहाँ पे क्या किया, जैसे ही आप माउस लीव करेंगे तो अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, बाय बाय, ठीक। इसी तरह माउस डाउन। माउस डाउन का मतलब है कि जब आप उसका जो है ना वो, क्योंकि आपको देखे ना उसके डिफरेंट बटन्स होते हैं, लेफ्ट, मिडल और राइट बटन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कोई भी क्लिक जो है वो पर्टिकुलर आपको पता है कि कौन सा बटन क्लिक करने से वो काम होता है। और जब आप इनमें से कोई सा भी बटन क्लिक करें, चाहे वो लेफ्ट करें, राइट करें या मिडल, मिडल में भी अक्सर आपने देखा ना माउस के बॉल होती है, आप उसको क्लिक करें, तो किसी भी बटन को जब डाउन किया जाए तो आप चाहते हैं कि कोई इवेंट पीछे एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आप क्लिक की बजाय माउस डाउन लिखें, ठीक है। तो वो तीनों में से कोई सा भी बटन प्रेस होगा तो ये वाला फंक्शन काम करना शुरू हो जाएगा। माउस अप, जब आप तीनों में से बटन प्रेस करके छोड़ेंगे, लीव करेंगे, यानी बटन आपने प्रेस किया, प्रेस करके जैसे ही आपने उसे अप किया तो तब आपका ये वाला इवेंट काम करना शुरू हो जाता है। यानी बटन जब आप रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रेस के बाद जब रिलीज करते हैं तो माउस अप इवेंट काम करता है। इसी तरह हॉवर। हॉवर हमारे पास ये दोनों माउस एंटर और माउस लीव मिलके हॉवर बनाते हैं आपके पास। मैम माउस डाउन दोबारा बताइएगा। माउस डाउन जो क्लिक होता है ना, वो आपको पता है ना कि वो तो आपका कौन सा बटन आप एंटर करें माउस का कि आपका क्लिक हो। एक मिनट वेट। हाँ जी, माउस डाउन का पूछ रहे थे आप। तो वो माउस के आपको पता है ना 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडल। तो इनमें से किसी भी बटन को आप प्रेस करेंगे तो वो आपका माउस डाउन इवेंट काम करेगा, ठीक है। माउस डाउन, चाहे आप लेफ्ट को प्रेस करें चाहे राइट को। क्लिक तो आपको पता है ना कि आपका पर्टिकुलर जो है ना वो कौन से साइड पे क्लिक होता है इवेंट, कौन से बटन को प्रेस करने से क्लिक इवेंट चलता है, लेफ्ट या राइट को? लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है, पक्की बात है, लेफ्ट ही। यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो मैम ये ये आपका नेम क्या शो हो रहा है? मोहम्मद शहबाज। अच्छा, मोहम्मद शावेज अशोर। ये कल मेरा बेटा क्लास ले रहा था ना, तो उसका नाम अच्छा तो अच्छा, मैंने रीनेम किया था इसको, कल उसकी क्लास चल रही थी तो उसकी क्लास के लिए मैंने उसे रीनेम किया था अपने नाम सही पे। है सही है। तो उसके बाद याद ही नहीं रहा कि दोबारा चेंज कर लो। अब ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हॉवर है हमारे पास, ठीक है। अब हॉवर के अंदर 2 चीजें आती हैं, माउस एंटर और माउस लीव, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे,
अब ये $साइन P1 हैश P1 का मतलब है कि जब ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी आईडी P1 है, ऐसा टैग जिसकी आईडी P1 है, जब उसके ऊपर हॉवर करें तो सबसे पहले ये इसका मतलब माउस एंटर पे ये चलेगा, ठीक है। हॉवर चूंकि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एंटर एंड लीव, और फिर दूसरी चीज भी इसके अंदर होती है लीव, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे स्टॉप करके ये इतना कॉमा लगा के अगला फंक्शन लिखेंगे हम, ठीक है। तो पहला जो हिस्सा होगा ये माउस एंटर पे चलेगा, दूसरा जो हिस्सा होगा माउस लीव पे, क्योंकि हॉवर ऐसे ही होता है ना, एक दफा आप लेके आए